नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काल पर। इसके पहले हमने इस समाधान सीरीज में इन 7000 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रूप में आप तक पहुंचाया है। आज से हम आधुनिक काल को शुरू करने वाले हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय युग की। आप जानते हैं आधुनिक काल का जो विभाजन हुआ है, यानी इसके अंतर्गत जो अन्य युग आते हैं वो सब समय सीमा उनकी जो है उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। उसके आधार पर कवियों को, लेखकों को, उनकी रचनाओं को, उन युग की विशेषताओं को वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो गद्य लिखा गया या उसका नामकरण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस किस ने क्या क्या कहा है, इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में लेने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। प्लस जितनी भी पुरानी वीडियोज़ आपने जो कि आदिकाल से शुरू हुई हैं उनको नहीं देखी हैं तो वो सभी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पर देख सकते हैं। अबाउट में जाकर के देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप अपने सुझाव, अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट हो तो उसे भी वहाँ पर ज़रूर लिखें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, भारतेंदु युग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है, यानी इसका नामकरण उनके नाम पर हुआ है और आधुनिक काल का ये पहला पार्ट है जो कि सभी के अनुसार माना गया है। तो अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न उठने वाले हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, इसका सबसे पहले संबंध किससे किससे था, या नवजागरण के दो हिस्से किसने किए, लोक जागरण क्या है, नवजागरण क्या है, पुनर्जागरण क्या है, इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में उठाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसे हम आप तक पहुंचाते हैं, जो कि स्क्रीन पर है कि 19वीं शताब्दी से अब तक, प्रश्न है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन को आप लाइव सेशन में टाइप भी कर सकते हैं या बाद में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या अपने पास किसी पेपर पर नोट कर सकते हैं। फिर बाद में अपने क्वेश्चंस को मिला भी सकते हैं कि हमने आज के इन प्रश्नों में कितने क्वेश्चन सही किए। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो क्या विधान दिया गया, तो ये दिया गया आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। ये प्रश्न 2015 में जीआईसी में पूछा गया है, 2005 में पीजीटी, यूपी पीजीटी में पूछा गया है और इसके अलावा भी अन्य जगह भी पूछा गया है, जो कि यहाँ पर नहीं भी दिया गया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने अन्य कौन सा नाम दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गद्य काल। इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस प्रकार से। तो ये इनके सामने इनके कवियों को रखा गया है, कौन सा कवि किस काल के अंतर्गत आता है इसे यहाँ पर सुमेलित करने की ज़रूरत है। सभी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखें, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा जूम किया है। आप सारे ऑप्शन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आदिकाल से संबंधित इसमें से कौन से कवि हैं, भक्तिकाल से संबंधित कौन से हैं, रीतिकाल से संबंधित, इस प्रकार से हमें अपने सही ऑप्शन को देखना है। तो सही ऑप्शन हमारा जो है हम बताएंगे, लेकिन तब तक कि आप ज़रूर जो है इसे टाइप करें। चलिए हम सही उत्तर बताते हैं। सही उत्तर है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि आदिकाल के से संबंधित हैं अमीर खुसरो। बी में 4 भक्तिकाल से संबंधित हैं जायसी। आप जानते हैं इन्होंने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि जो प्रेम मार्गी शाखा थी उसके अंतर्गत जायसी आते हैं भक्तिकाल की। रीतिकाल से संबंधित हैं आलम। आधुनिक काल से संबंधित हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, यह युग
भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन लेने के लिए थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ, कथन किसका है ये बताना है। ये युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? भारतेंदु युग को इसमें से पुनर्जागरण काल किसने कहा है? तो ये कहा है सी ऑप्शन बच्चन सिंह ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। भारतेंदु युग से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। क्योंकि इसकी पीठिका से पहले हम बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं तरह के प्रश्नों को आपको उत्तर देने को मिलेगा। इन्हीं तरह के प्रश्नों से आपका सामना होगा जो कि इस काल को परिभाषित करते हैं। इसके बारे में जो कथन दिए गए हैं वो हैं, नाम किसने क्या दिया है इस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम इनके कवियों पर, इनके लेखकों पर, इनकी रचनाओं पर, इनकी विशेषताओं पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आधुनिक काल को नवजागरण की संज्ञा किसने दी। ऊपर के प्रश्न में पूछा गया था कि पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी, अब यहाँ है कि नवजागरण की संज्ञा किसने दी। तो इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। किसका कथन है? रामविलास शर्मा के बारे में है, हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि भारतेंदु युग को इन्होंने नवजागरण का नाम दिया है। नवजागरण में भी दो हिस्से किए हैं, एक लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन व नवजागरण आधुनिक काल। इस प्रकार से यानी कि इन्होंने जो नवजागरण कहा है तो उसमें लोक जागरण जो है भक्ति आंदोलन को उसकी संज्ञा दी है और आधुनिक काल के लिए नवजागरण कहा है। तो इस प्रकार से ऊपर वाले प्रश्न से संबंधित ये अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर मनेजर पांडे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डॉक्टर मनेजर पांडे का ये कथन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन साहित्य की भाषा क्या थी? आधुनिक कालीन साहित्य की भाषा क्या थी? तो इसकी जो मुख्य भाषा रही है वो है सी ऑप्शन खड़ी बोली। खड़ी बोली रही है। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज ही रही है, लेकिन गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई थी इस युग में। ये इसकी विशेषता के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम किसने दिया था? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम किसने दिया था? 9 नंबर का ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम किसने दिया था? देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा ऐसा जो एक तरह से मतभेद है। कहीं कहीं पर रामचंद्र शुक्ल लिखा मिलता है आधुनिक काल, और जबकि आपको ऊपर के प्रश्न में बताया गया है कि इन्होंने गद्य काल के नाम से अभिहित किया था आधुनिक काल को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट है। तो ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं रामचंद्र शुक्ल को बता रही हूँ, लेकिन आपके अनुसार इसमें से क्या है। तो इस प्रश्न को हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये सही उत्तर है बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाओं में कौन सी संस्था आती है? सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाओं में कौन सी संस्था इनमें से आती है? तो 11 नंबर के इस प्रश्न में सभी आएंगी, उपर्युक्त सभी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सभी सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाओं में आती हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये सब आधुनिक काल से संबंधित जो समाज हैं, यानी कि जो सांस्कृतिक संस्थाएं थीं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर लेना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के संबंध में क्या सही है? इनमें से कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी गईं, कविताएं केवल अवधि में लिखी गईं, कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगीं, कविताएं ब्रज में लिखी गईं। तो इसका जो सही उत्तर है वो
क्या है, मतलब इसमें आधुनिक काल के संबंध में पूछा गया है, पर्टिकुलर भारतीय युग के संबंध में नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने सांस्कृतिक जागरण संबंधी किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसमें सांस्कृतिक जागरण संबंधी जो संस्था है वो इसमें नाम बताना है इस वाले प्रश्न में कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की थी। तो ये था बी ऑप्शन, रामकृष्ण मिशन। बी ऑप्शन सही होगा, रामकृष्ण मिशन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य की भाषा इनमें से कौन थी? तो प्रारंभिक गद्य की जो भाषा थी वो थी ब्रज। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी जो शुरुआत में गद्य लिखा गया उसकी जो भाषा थी वो थी ब्रज। उसके बाद में धीरे धीरे भारतीय युग आते आते यहाँ पर उस भाषा को खड़ी बोली के रूप में जाना जाने लगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रज। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार योगदान दिया? हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार का योगदान दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाइबिल का अनुवाद कराकर लोगों में बांटकर। यानी कि उन्होंने जो हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने योगदान दिया है वो इस प्रकार से दिया है कि जो बाइबिल उनका ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद करा के लोगों में बांटा, जिससे कि उनके धर्म का भी प्रचार हो जाए और साथ में हिंदी गद्य का विकास भी हो जाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रामचंद्र शुक्ल। 17 में बी ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर बाकी 3 प्रवृत्तियाँ हैं, एक नहीं है, जो नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो चारों ऑप्शन देखते हैं। विरह वर्णन, राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग्य और समस्या पूर्ति। ये इसमें से कौन सी प्रवृत्ति या विशेषता इस युग की नहीं रही है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, विरह वर्णन। इसमें विरह वर्णन की कमी मिलती है भारतीय युग में, क्योंकि इस युग में श्रृंगारिकता से पृथक रचनाओं का आधिक्य है। श्रृंगारिकता से संबंधित रचनाएं ज़्यादा नहीं की गई हैं। इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना है, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन मिलता है, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति भी मिलती है, लेकिन विरह वर्णन की कमी मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? भारतीय युग को नई धारा प्रथम उत्थान नाम किसने दिया? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, रामचंद्र शुक्ल। भारतीय युग को नई धारा प्रथम उत्थान, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो इस युग के लिए वहाँ पर नाम रखा गया है उसको प्रथम उत्थान कहा गया है, नई धारा प्रथम उत्थान, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय युग को वर्तमान काल की संज्ञा किसने दी? भारतीय युग को वर्तमान काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है मिस्र बंधु, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मिस्र बंधुओं ने भारतीय युग को वर्तमान काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कहाँ से कहाँ तक, यानी कब से कब तक समय सीमा इसमें से सर्वमान्य है। तो इसका जो सही उत्तर है उसे लेंगे हम 21 का सी, यानी कि 1857 से 1900। 1857 से 1900 ईस्वी मानी गई है, यहाँ पर ईस्वी होना चाहिए था, ईस्वी मानी गई है इसकी समय सीमा। और वैसे पूछा जाए सामान्यतया तो 1850 से 1900 देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय युग नई धारा प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या मानी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतीय युग जिसे कि नई धारा प्रथम उत्थान संज्ञा दी गई है उसकी समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1868 से 1893, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 1868 से 1893 ईस्वी इन्होंने मानी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की रचना व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? किस युग के
लेखकों की रचना व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो ये जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु युग, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति यानी कि एक पंक्ति दी जाती थी इस युग में, मतलब जैसे एक सभा कविता वर्धिनी के नाम से आपने सुना होगा, तो कविता वर्धिनी सभा जैसी सभाओं का आयोजन किया जाता था। उसमें समस्या के रूप में एक पंक्ति दी जाती थी और उस पंक्ति के आगे जो दूसरा मतलब कोई भी कवि उसमें उठ करके उस पंक्ति की अगली पंक्ति को पूरा करता था, यानी वो जो समस्या उसमें दी गई होती थी उसके आधार पर अगली पंक्ति का निर्माण करता था। उसे तुरंत ही वहाँ पर आशु कवि के रूप में काम ये करना होता था। तो समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की विशेषता थी। ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, बनारसी दास जैन, रामचंद्र शुक्ल। इनमें से भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र। बाकी सभी अन्य युग के लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि जो कवि हुए हैं वो सभी लेखक जो हैं भारतेंदु युग से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम बात करेंगे इसके आगे के प्रश्नों को आगे की क्लास में, यानी कल की क्लास में रात 9 बजे। आप सभी जानते हैं सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ये वीडियोज आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ऑब्जेक्टिव रूप में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अक्सर ऐसा होता है कि देखते देखते लोग भूल जाते हैं कि लाइक भी करना चाहिए, तो बाद में मुझे ऐसा बोलना पड़ता है और इसके लिए आप लोग मुझे जो है नज़रअंदाज करें मेरी बातों को, लेकिन लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। अगले दिन फिर रात 9 बजे हम भारतेंदु युग के ही प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। लगभग 250 प्रश्न भारतेंदु युग से बनते हैं जो कि आप तक पहुंचाए जाएंगे। आज 25 प्रश्न हुए हैं और समयाभाव के कारण ये छोटे छोटे वीडियोज़ हम आपको दे रहे हैं। जिस दिन समय होगा उस दिन हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी निश्चिंत रूप से तैयारी करें, बिल्कुल लग जाइए। कभी भी डेट घोषित हो सकती है और डेट घोषित हो तब पढ़ाई करना नहीं सही होता है, उसके पहले से निरंतरता होनी चाहिए। अपने पाठ्यक्रम को आप कई बार पढ़ चुके हों, हाँ रिवीजन डेट घोषित होने के बाद ज़रूर किया जाता है। तो धीरे धीरे अपनी तैयारी को ऐसे ही सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं और अच्छे से जो है बेहतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन करके आएँ। अब मिलते हैं कल की रात में क्लास 9 बजे फिर से। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।